देहरादून की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के नेता राजीव जैन के घर पर छापेमारी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं तस्वीरों के साथ। राजीव जैन के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। सुबह करीब 5 बजे तड़के पहुंची है यहां पर टीम। राजीव जैन का प्रॉपर्टी का है बड़ा काम और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बहुत करीबी बताए जाते हैं राजीव जैन। तो देखिए, कांग्रेस के नेता हैं राजीव जैन, जिनके यहाँ पर छापेमारी इस समय चल रही है। ईडी की छापेमारी, इसका मतलब कुछ ज़रूरी ऐसे दस्तावेज और ऐसे भ्रष्टाचार के मामले ईडी तक पहुंचे हैं, जिसके बाद ईडी को ये कदम उठाना पड़ा है और छापेमारी ईडी की टीम की तरफ से की जा रही है। और बड़ी बात तो ये है कि देखिए, कांग्रेस के ये नेता हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेहद करीबी बताए जाते हैं। ऐसे में ये छापेमारी बहुत अहम हो जाती है। जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह के दस्तावेज यहाँ से जब्त किए गए हैं या फिर क्या यहाँ से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ लिंक ईडी को मिला है। बहरहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सुबह 5:30 बजे के बाद से ये छापेमारी चल रही है। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे, जो बताएंगे क्या इस समय भी छापेमारी चल रही है या फिर नहीं। सतेंद्र बर्तवाल जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सतेंद्र बर्तवाल, जाएंगे इस पर जानकारी कि क्या अभी भी छापेमारी चल रही है राजीव जैन के यहाँ पर? बिल्कुल कंचन, मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखा देता हूं कि ये राजीव जैन का घर है, जो कांग्रेस के नेता भी हैं। अगर बताए तो ये जो हरीश रावत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके करीबी बताए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम ये हरीश रावत गवर्नमेंट के सलाहकार भी रहे हैं। और अभी यहाँ पे आप देखते हैं ये जो बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, कम से कम 5-6 जो इनोवा गाड़ी और कुछ 2-3 स्कॉर्पियो गाड़ियां हैं। तो इन गाड़ियों में ईडी की टीम करीब 5 बजे यहाँ पहुंची थी और अभी तक ईडी की टीम अंदर है। लगातार पूछताछ चल रही है। जमीन से जुड़े मामले बताए जा रहे हैं, क्योंकि राजीव जैन को यहाँ पे प्रॉपर्टी का एक बड़ा डीलर भी बताया जाता है और उसी दस्तावेजों को यहाँ पे ईडी की टीम अभी खंगाल भी रही है। ये जानकारी ये भी मिली कि ईडी की टीम इनके जो परिवार हैं उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही कुछ और जो इनके ठिकाने हैं राजीव जैन के, वहां भी ईडी की टीम वहां पहुंची है। जी अच्छा, कोई जानकारी ऐसी आपको मिल पाई हो अभी अंदर से जिसमें पता लगा होगा कि कुछ पक्का दस्तावेज या फिर काले भ्रष्टाचार से जुड़े हुए ईडी के हाथ में सबूत लग गए हों, जिसके बाद ये लंबी ही देखिए इस समय छापेमारी चल रही है? और इस पर भी जानकारी दें कितनी देर यहां पर ईडी की टीम और रहने वाली है? बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसमें ये पुख्ता जानकारी मिली है कि ईडी की ने यहाँ पे जो छापेमारी की है वो जमीन से जुड़े मामलों को लेकर की है। क्योंकि अगर हम बता दें तो राजीव जैन के घर पहले भी एक बार छापेमारी हुई थी, 2017-18 की बात है। और उसके बाद ये दोबारा यहाँ पे ईडी की टीम यहाँ पहुंची है, लगातार जानकारी जुटा रही है। यहाँ तक कि उनके जो फैमिली के जो परिजन है वो भी घर के अंदर है, उनसे भी लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। और ये पूरा मामला जमीनों से जुड़ा हुआ पूरा मामला बताया जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर ये बड़े प्रॉपर्टी जमीन के जुड़े हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ये मामला, इस पर सतेंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सतेंद्र बर्तवाल, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको बताते हैं काशीपुर की खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम आपको बता देते हैं कि पुलिस और एसओजी की टीम यहां पर काशीपुर में कब्रिस्तान के पास में चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रोका और जब वो रुका नहीं, भागने की कोशिश करने लगा, तो इस दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी और इसमें बदमाश घायल हो गया। आरोपी मुनाजिर के पास से स्मैक का सामान, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। उधर हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई है। और देखिए, सलेमपुर में 3 गोदामों में आग लगी है, जिसके बाद अफरा तफरी मची है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सूचना पर यहां पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है। उत्तरकाशी में भटवाड़ी ब्लॉक के सिल्ला गांव में अचानक से एक मकान में आग लग गई। यहां पर कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आग को देखते ही आसपास के घरों में भी इन घरों को खाली करा लिया गया है, जिस तेजी से आग फैलती गई है। फायर सर्विस और अन्य राहत कर्मी यहां पहुंचे हैं, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया।
उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने पर हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। जी हां, आज हाईकोर्ट में सरकार को अपना पक्ष रखना है और बताना है कि क्यों इनकी नियुक्ति करनी पड़ी है। आज हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सरकार और पंचायतों की नजरें टिकी हुई हैं। सरकार के 30 नवंबर 2023 के नोटिफिकेशन को चुनौती यहां पर दी गई है और सरकार के इस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए तैयारी शुरू होने के साथ ही टिकट्स के लिए मारामारी शुरू हो गई है। जी हां, सोशल मीडिया में लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक दिलीप रावत का एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है, जिसमें कोटद्वार के नगर निगम में बीजेपी के एक नेता के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में विधायक शामिल हुए थे। कार्यक्रम में विधायक ने भरोसा दिलाया कि वो संभावित प्रत्याशी सुमन कोटनाला के लिए टिकट की पैरवी करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं ऐसी सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन ये निश्चित है कि अगर माना ऐसा हुआ और वो जीत गए तो मैं तुमसे यही निवेदन करूंगा कि जीतने के बाद अगर ऐसा हुआ, पहले तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन अगर हो गया तो निश्चित रूप से जो है आप फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सुमन कोटनाला जी को से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना समर्थन देगी, उससे अपना उम्मीदवार बनाएगी। ऐसा मैं आपकी भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी में ले जाऊंगा और पार्टी में यह भी निवेदन करूंगा कि आप निश्चित रूप से जनता का भाव भी देखिए। देहरादून से खबर है, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं, जो कि कैंडिडेट के नाम का पैनल बनाएंगे। 11 नगर निगमों के लिए 33 ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं, यानी कि एक निगम में 3-3 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस देहरादून में बड़े खुलासे का दावा कर रही है। जी हां, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की माने तो बीजेपी राज में बीजेपी नेताओं ने जमीनों का बड़ा खेल किया है। बीजेपी के राज में ये बड़ा खेल हुआ है, जिस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, तो बीजेपी इसे सिर्फ जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश बता रही है। रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव से पहले दावों का दौर शुरू हो चुका है, तो चुनाव नजदीक देखते हुए सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। देहरादून में नगर पालिका की करोड़ों की जमीन बीजेपी नेताओं ने ठिकाने लगाई है, तो नेताओं के चहेतों ने भी जमकर मौज उड़ाई है। ये बयान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का है, जो जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े खुलासे की बात कर रहे हैं। करण माहरा के मुताबिक देहरादून में खाली नाले की जमीन कब्जाने से लेकर सरकारी जमीनों में महल बनाने का काम बीजेपी के नेताओं ने किया है, और ऐसे नेताओं के नाम निकाय चुनाव से पहले जनता के सामने होंगे। ऐसे लोग जो बीजेपी को पैसे से मदद करते हैं या उनके नेता हैं, उन लोगों ने नाले जो है कब्जे कर दिए हैं। नाले से जो 50 फीट तक छोड़ने की बातें हैं नदियों से या नालों से, उसका उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। यहाँ जो तालाब है उनकी भूमियों में जो है बड़ी अट्टालिकाएं बन गई, उनमें मकान बन गए हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उन सब चीज़ों का हम जल्दी खुलासा करेंगे। हम उस पर भी एक लिपिबद्ध भी बना रहे हैं, हम उसके कागजातों की भी कोशिश कर रहे हैं। देहरादून नगर पालिका में 15 साल से बीजेपी का कब्जा है, तो 2017 से देहरादून शहर में अलग अलग सीट से बीजेपी के विधायक जीत रहे हैं। वहीं नगर पालिका में 40 वार्ड बढ़ाने का काम भी बीजेपी सरकार में हुआ। ऐसे में कांग्रेस के दावे में क्या वाकई दम है, और क्या बीजेपी नेताओं और उनके चहेतों ने जमीन में बड़ा खेल किया? 10 साल मेयर रहे मौजूदा विधायक विनोद चमोली इसे चुनाव से पहले भ्रम फैलाने की कोशिश बता रहे हैं। अगर कुछ गलत हो रहा था तो उनको अपनी बात पहले भी कह देनी चाहिए थी। अब चुनाव आ रहे हैं, इसलिए माहौल बनाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अगर वो खुलासा करना चाहते तो कुछ कांग्रेस के लोगों को भी खुलासे कर दो, ज्यादा बेहतर है। तो पूरा ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव मैदान में है, हार सामने दिख रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में जमीन बड़ा मुद्दा है, खास तौर पर नगर निगम की जमीनों का मसला बड़ा है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने वाकई में बड़े नामों का खुलासा किया तो देहरादून में जमीनों को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस के कई नेताओं का कच्चा चिट्ठा खोल सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन चल रहा है। टिहरी जिले में 5 नगर पालिकाओं में नई टिहरी नगर पालिका जनसंख्या, वोटर और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी है। नई टिहरी नगर पालिका 2018 में ओबीसी आरक्षित थी, जो इस बार सामान्य हो गई है, जिस कारण दावेदारों की संख्या भी बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस इसी नगर पालिका पर है और अंदर खाने प्रत्याशियों के दावेदारों के नामों पर मंथन भी शुरू हो गया है। ये मानकों के अनुसार हुआ है और भीड़ तो दावेदारों की होती है, चाहे महिला कैंडिडेट हो या सामान्य में हो या किसी और अन्य आरक्षित श्रेणी में अगर हो, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है और जो सभी लोग जो है दावेदारी करते हैं, लेकिन चुनाव तो एक ही व्यक्ति को लड़ना है। देखिए, जब तक आरक्षण का फाइनल नहीं हुआ था, उससे पहले अलग अलग तरह के दावेदार हमारे पास थे। अब सामान्य सीट होगी तो निश्चित तौर पर दावेदार की संख्या बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। हमें इस बात की खुशी कि हमारे पास लगातार संख्या बढ़ रही है। सीट सामान्य होने की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में जुट गए हैं और निर्दलीयों ने अभी से जनता के बीच जाना शुरू कर दिया। वहीं कई और दावेदारों ने जनसंपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि जनता में अभी से अपनी पैठ बनाई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। रामनगर वन प्रभाग एक नया टूरिज्म जोन खोलने जा रहा है। जिम कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी के पास ये जोन जिम कॉर्बेट की यादों को ताज़ा करेगा। वहीं जिम कॉर्बेट की कर्मभूमि से भी पर्यटक रूबरू हो सकेंगे। कालाडूंगी के लोग यहां पर सफारी के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं और देखिए आज उनकी ये मांग पूरी होने जा रही है, जिससे कॉर्बेट के गांव आने वाले पर्यटक अब जिप्सी सफारी से वाइल्ड लाइफ का आनंद ले सकेंगे। आज शाम इस जोन का शुभारंभ वन मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे। उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स में प्रदेश ज्यादा मेडल जीते, इसके लिए प्रदेश का खेल संघ दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों से भी मदद लेने जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। प्रदेश में 28 जनवरी से 38वें नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं और राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं जानकारों का कहना है कि कई खेलों के लिए खेल संघ दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को प्रदेश की तरफ से खिलाने के लिए चयन कर रहा है। वहीं इस मामले में राज्य के खिलाड़ी अपनी अनदेखी होने से नाराज हैं। सुनने में आया है कि इन्होंने गुपचुप तरीके से कोई खिलाड़ी बुलाए हैं बाहर से, जो इस प्रदेश के नहीं है, बाहर के हैं, जो या तो इन्हें पैसा दे रहे हैं या जिन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत है। अब ये तो यही जाने, जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनका ना ट्रायल हो रहा है ना कुछ हो रहा है। अब अगर ऐसा रहेगा कि इस प्रदेश में बाहर के खिलाड़ी आएंगे तो हम लोगों का, इस प्रदेश का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, क्या फायदा। सूचनाएं आ रही हैं कि ये आर्मी के और ये बाकी जो प्लेयर हैं हरियाणा और इधर के, इनका यहाँ एडमिशन दिखा के जो है यहाँ पे इन्हें सम्मिलित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका भी एक डेडलाइन होता है, इसका भी जो मैं पुराने जो नॉर्म्स थे उसके आधार पर कम से कम 6 महीने पहले ही ये परमिशन लिया जाना चाहिए था। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश से वही खिलाड़ी खेल पाएंगे जो उत्तराखंड के मूल निवासी होंगे या दूसरे राज्यों के वो खिलाड़ी जो प्रदेश में ही पढ़ाई कर रहे होंगे। के अनुसार जो हमारे उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जो हमारे स्थायी निवासी यहाँ के हों या जो बाहर के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, बड़े लंबे समय से यहीं के रहने वाले हो गए उत्तराखंड के, तो वो लोग जो हैं, जो यहाँ के डोमिसाइल पास कर रहे हैं, वही लोग जो है उत्तराखंड की तरफ से खेलेंगे, चाहे वो इंडिया में कहीं भी हों। वहीं सोर्सेज के मुताबिक कई खिलाड़ी पंजाब और यूपी के हैं जिनको प्रदेश में एडमिशन दिलवाया जा रहा है, जो राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करेंगे। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। अगले महीने उत्तराखंड में होने जा रहे नेशनल गेम्स की हलचल के बीच में शासन और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के बीच में वॉलीबॉल खिलाड़ी पिस रहे हैं। कैसे, रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के जयपुर में 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक
वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियनशिप होनी है, जिसके लिए प्रदेश की वॉलीबॉल टीम के चयन के लिए देहरादून के महाराणा प्रताप में भी सोमवार को ट्रायल होना था। यहाँ प्रदेश के दूरस्थ इलाकों से युवा खिलाड़ी भी पहुँचे, लेकिन ट्रायल नहीं हुआ। वॉलीबॉल एसोसिएशन 2019 में भंग होने के बाद खेल विभाग को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो टीम का चयन करे, लेकिन खेल विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरी एसोसिएशन वाले वो क्या है, होने नहीं दे रहे हैं ट्रायल्स। तो आप ट्रायल्स देने आए थे, तो ट्रायल्स आपका हुआ नहीं? सुबह 8 बजे से आए हुए हैं, तब से बैठे हुए हैं बस कि 1-2 घंटे में बताएंगे, 1-2 घंटे में बताएंगे, तब से कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है होगा ट्रायल? लगता तो है नहीं, बस टाल रहे हैं कि बच्चे हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, बस कि हमारी एज निकल जाएगी, फिर हमारे पास इतने सालों से कोई टूर्नामेंट हुआ नहीं है 2019 से, और हम वेट ही कर रहे हैं कि कब होगा कब होगा। सारे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे के आने जाने का रहने का बहुत दिक्कत हो रही, तो हम चाहते कि ट्रायल हो जाता तो सबका ही फायदा होता कि निपट जाता, तो बस वही है कि अब क्या कर सकते हैं। इस बारे में जब खेल सचिव अमित सिन्हा से न्यूज 18 ने बात की तो उनका कहना था कि एडहॉक कमेटी से एक पत्र जरूर आया था टीम के सिलेक्शन के लिए, लेकिन एक दूसरा लेटर भारतीय ओलंपिक संघ से भी आया है कि उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन ही टीम का चयन करेगी, जबकि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का कहना है कि वो सिर्फ नेशनल गेम्स पर ही काम कर रहे हैं, बाकी खेलों पर नहीं। तो जो 7 टीमें पार्टिसिपेट की थी गुजरात में वॉलीबॉल की, उन्हीं टीमों को यहाँ आना है, उनके लिए ट्रायल की आवश्यकता नहीं है। और उत्तराखंड की ट्रायल के लिए हम लोग अलग से कोई दिवस निकाल कर उसका ट्रायल करवा। 2 तरह के पत्र आए थे, इसलिए उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, लेकिन अब वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम लोग कैंप्स के बाद जो ट्रायल होंगे उसी से हम लोग टीम्स की प्रिपरेशन करेंगे। इसमें मेरे तो अभी संज्ञान में नहीं है कि जयपुर में भी कोई खेल हो रहे हैं या जोधपुर में कोई खेल हो रहे हैं, मेरे संज्ञान में नहीं है। हम तो केवल जो है हमारे राष्ट्रीय खेलों पे जो है हमारा ध्यान लगा हुआ है, और जो टीमें हमारी पहले यहाँ चैंपियनशिप खेली हुई थी वही बच्चों का हम आगे को जाके ट्रायल लेंगे, वही बच्चे कैंपों में हैं, और उन्हीं में से जो है टीम बना के जो है नेशनल गेमों की तैयारियां चल रही है। अभी पूरा फोकस नेशनल गेम पे है। कुल मिलाकर शासन और एसोसिएशन के कंफ्यूजन से उत्तराखंड के खिलाड़ियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि कुछ दिनों बाद प्रदेश में नेशनल गेम्स भी होने हैं। इससे खिलाड़ियों का मनोबल भी टूटता दिख रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मां यमुना के शीतकालीन गद्दी स्थल खरसाली गांव के शनि सोमेश्वर देवता मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। अब 4 महीने के बाद सोमेश्वर देवता के कपाट खुलेंगे। मां यमुना के भाई हैं शनिदेव सोमेश्वर देवता, 12 गांव के आराध्य देव हैं। हर साल यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाने पर शनिदेव की डोली मां यमुना की डोली को धाम छोड़ने जाती है। कपाट बंद होने के दौरान मां यमुना की डोली को लेने के लिए यहां पर जाया जाता है। अब 4 महीने के लिए सोमेश्वर देवता मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं सोमेश्वर देवता के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और लोगों ने सोमेश्वर देवता का आशीर्वाद लिया है। के इष्ट आराध्य और मां यमुना जी के भाई सोमेश्वर महाराज जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 4 माह के लिए बढ़ा दिए गए हैं, और हम इष्ट आराध्य सोमेश्वर महाराज जी से संपूर्ण क्षेत्र देश प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। अब सोमेश्वर महाराज जी के दर्शन श्रद्धालुओं को 4 माह बाद बैसाखी के पावन पर्व पर। और ये बढ़ते आगे आपको बताते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सोमवार को शीतकालीन 4 धाम यात्रा पर यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट पहुंचे हैं। बड़कोट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा साल भर चलनी चाहिए। यहाँ के धामों में पूजा कभी भी बंद नहीं होती है। कपाट बंद होने का मतलब यात्रा का बंद होना नहीं है, क्योंकि धाम में सर्दी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से शीतकालीन गद्दी स्थलों पर भगवान की पूजा होती है। कपाट बंद होने से ये भ्रम हो जाता है कि पूजा बंद हो गई है, जबकि सत्य तो ये है कि साल भर होती है 4 धामों की पूजा। कालीन स्थानों पर जब पट बंद होता था तो उसका प्रचार हो जाता था कि पट बंद हो गया, तो लोग समझते थे कि अब 6 महीने बाद ही खुलेंगे, 6 महीने हम नहीं जा सकते। तो ये जो भ्रम उत्पन्न हुआ था, इसी को तोड़ने के लिए हमने ये 4 धाम की यात्रा शीतकाल में की, और लोगों को इस बात का ध्यान आया, और अब बड़ी संख्या में लोग उन्मुख हो रहे हैं।
हरिद्वार में नगर निगम ने पुरानी चीजों के इस्तेमाल से एक पार्क बनाकर तैयार किया है, जिसमें पुराने टायर हैं, पुराने लोहा है, पाइप हैं, प्लास्टिक का सामान है और दूसरे बेकार के सामानों से देखिए पार्क तैयार किया गया है। जहाँ की डिजाइनिंग, जहाँ की चीजें देखकर आपका भी मन एक बार हो जाएगा यहाँ जाने को लेकर। नगर निगम कार्यालय परिसर में बने इस पार्क में 2 सेल्फी पॉइंट्स भी तैयार किए गए हैं। यहाँ लोग आते हैं, सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं। नगर निगम के इस पार्क को वेस्ट टू वंडर पार्क का नाम दिया गया है। वंडर पार्क में हमारे द्वारा जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं उनका उपयोग किया गया है। उस पार्क में हमने 2 सेल्फी पॉइंट बनाए हैं जो मुख्यतः हमारे अनुपयोगी वस्तुओं से तैयार किए गए हैं। एक सेल्फी पॉइंट हमने पुराना हमारा ई-रिक्शा था जो कार्य में उपयोग के लायक नहीं था। आपने उत्तराखंड के बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर चलते हैं जो बिल्कुल अनदेखी है और बिल्कुल अनोखी है। यहाँ अनोखा जंगल आपका इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये है उत्तराखंड की सबसे जवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर्यटकों के लिए बहुत कुछ नया है। मछली वन से लेकर ट्री हाउस, बटरफ्लाई जोन तक सब कुछ अनदेखा है, जिसे देखने के लिए वन विभाग सैलानियों को उत्तराखंड बुला रहा है। राज्य के पूर्व में स्थित है, तो जो पूर्वी हिमालयों का जो सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं पूरे महाद्वीप के, तो उनका सबसे ज्यादा असर यहाँ पे देखा जाता है। और यही कारण है कि कुछ प्रजातियां जैसे रेड हेडेड ट्रोगन एक पक्षी होता है जो यहीं देखा गया है हमारे प्रदेश में, अन्य कहीं नहीं देखा जाता है। हालांकि 13 सालों में नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटकों की तादाद बेहद कम रही है। हालांकि यहाँ सफारी से लेकर सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर्यटकों को लाना एक बड़ी चुनौती है, जिसे पार करने की कोशिश सरकार कर रही है। नंधौर अभी नया 12 साल ही आज इसको पूरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रचार प्रसार के अभाव में, मार्गों की सुलभता है उसके अभाव में मार्ग उतने प्रॉपर नहीं है, और कनेक्टिविटी को लेकर भी कई बार जो अभाव रहा है, उस सब से अभी हम व्यापक रूप से इसको जो है एक्सप्लोर नहीं कर पाए। दरअसल हिमालय के पूर्वी हिस्से में होने के कारण नंधौर वाइल्ड लाइफ के मामले में बहुत रिच है। यहाँ तितलियों से लेकर चिड़ियों और वन्य जीवों का अनोखा संसार बसा हुआ है, जो अभी तक अनदेखा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा बीते 3 साल से अलग अलग मामलों में कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अब उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा अश्लील कंटेंट बनाने और उसको अपलोड करने का मामला दर्ज हुआ है। हाल ही में कुंद्रा ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां किया। उन्होंने ये भी कहा था कि वो 3 साल से लड़ रहे हैं और अब उन्हें न्याय चाहिए। उन्होंने कहा कि जब बात परिवार पर आती है और उन्हें बीच में लाया जाता है तो बोलना ज़रूरी हो जाता है। वो चुप रहते हैं तो लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं। राज कुंद्रा ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। पिछले 3 साल से जो 13 लोग चार्जशीट पर हैं, उनमें से मैं एक अकेला हूं जो बोल रहा हूं कि केस को नतीजे तक पहुंचाया जाए। गलती है तो चार्ज और नहीं है तो मामला खत्म होना चाहिए। सर देखिए, पिछले 3 साल से इतनी स्पेकुलेशन हो रही है और मीडिया इतनी स्पेकुलेशन कर रही है कि मुझे लगा इस स्पेकुलेशन में मेरी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं कुछ बोलता था, मीडिया कुछ उठाती थी। तो आई रियलाइज समटाइम्स साइलेंस इज़ ब्लिस। लेकिन जब बात फैमिली पे आती है और फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, देन आई फील समवेयर एक टाइम आता है कि आई शुड कम आउट एंड स्पीक एंड पीपल शुड रियलाइज ट्रूथ क्या है। बिकॉज कई बार मुझे ऐसे लगता है कि मैं चुप रहा हूँ तो पीपल हैव मिसकंस्ट्रूड कि ये साइलेंस, ये चुप है, कुछ बोल नहीं रहा, तो इज़ देयर एनी ट्रूथ टू द फैक्ट्स। और अलग से आई हैव फुल फेथ इन दी जुडिशरी। लड़ रहे हैं कोर्ट में, डिस्चार्ज के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से शायद जो 13 लोग एक चार्जशीट पे हैं, उनमें से मैं एक अकेला हूँ
जो बोल रहा हूँ कि ये केस को जल्दी नतीजे तक पहुँचा जाए। गिल्टी है तो चार्जस, नहीं गिल्टी तो एक डिस्चार्ज मिलना चाहिए। सो अगर 1% भी ट्रूथ होता मीडिया की स्पेकुलेशन में या किसी चीज़ को लेके, मैं डिस्चार्ज के लिए नहीं लड़ता। आपको पता ही है इंडिया में आप केसेस लोअर कोर्ट से चलाते हो, फिर सेशंस, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। खींचने में तो मैं 25-50 साल खींच लूँगा, लेकिन आई वांट जस्टिस, और ये 3 साल से मैं इस जस्टिस के लिए लड़ रहा हूँ।